हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आई होप आपको पॉलिटी की प्रीवियस वीडियोस पसंद आ रही होंगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने आर्टिकल 118 का कुछ पार्ट कर लिया था, जिसमें अभी भी कुछ पेंडिंग है, जिसमें पार्लियामेंट्री कमेटी संसदीय समितियां रह रही हैं। तो इसके अलावा बाकी के प्रोविजन 122 तक इसी टॉपिक पे पढ़ लेते हैं, उसके बाद टॉपिक नया शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो आर्टिकल 18 में जो बाकी का रह रहा है वो ये है कि किसी भी सदन की जो कार्रवाई होती है ना, उसको करने के लिए ना, अच्छे से करने के लिए छोटे छोटे सदनों का गठन किया जाता है। ठीक है, उनको कमेटीज बोल देते हैं। कुछ स्थायी होती है, दो तरह की होती हैं। कुछ परमानेंट कमेटीज होती हैं जो हर साल जिनको नए तरीके से फॉर्मेटेड किया जाता है, गठन किया जाता है। और कुछ होती है टेम्पोरेरी, अस्थायी, जो कि किसी पर्टिकुलर कोई जैसे घोटाले हो गए, उनकी जांच करनी है तो उन्हीं के लिए ही उन समिति को पर्टिकुलर किसी काम के लिए बनाया जाता है, उस पर्टिकुलर ईयर में, हर साल नहीं बनती है। तो दो हो गई स्टैंडिंग कमेटी, जिसको कह सकते हो आप परमानेंट कमेटी भी बोल सकते हो या फिर स्थायी समिति बोल सकते हो। दूसरी यहाँ पर आती है अस्थायी समितियां, एडोक या फिर टेम्परेरी। नाम से पता चल रहा है ना। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडिंग कमिटीज के टाइप्स की। मेन मेन जो टाइप्स है स्टैंडिंग कमिटीज के, उनके बारे में। तो पहली आती है फाइनेंशियल कमेटी, वित्तीय समिति। आप सबको पता है कि ये फाइनेंस से रिलेटेड होगी कहीं ना कहीं, तो इसके वेरियस पार्ट्स हम पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सब में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आएंगे। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग्स में ज्यादा कुछ है नहीं, इन सब में आर्टिकल वाइज कुछ नहीं पूछेगा, आपको पता होना चाहिए कौन सी कमेटी क्या कुछ काम करती है। डिपार्टमेंटल विभागीय समिति, जैसे भारत में ना पोर्टफोलियो सिस्टम है, तो पोर्टफोलियो सिस्टम में हर एक डिपार्टमेंट के पास अपनी पावर्स हैं, हर एक काम अलग अलग डिपार्टमेंट का है। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट का अलग है, रेलवे से रिलेटेड। ट्रांसपोर्टेशन का अलग से है, एक्सटर्नल अफेयर्स का अलग से है, वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट का अलग से है। तो इन डिपार्टमेंट में आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना या इन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो डिपार्टमेंट स्टैंडिंग्स में जाएंगे, डिपार्टमेंट समिति में जाएंगे। उसके बाद कमेटी और इंक्वायर, जांच समिति, किसी भी चीज से रिलेटेड अगर जांच करनी है, कोई आम जनता की कोई क्वेरी है या सदनों की कोई जांच करनी है तो वो यहाँ आएगी। कमिटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, कल्याण समिति अगर हम बात करें, कल्याण समिति होती है किसी भी कम्युनिटी को लेकर, कि जिस कम्युनिटी के पास कोई चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। जैसे एक कम्युनिटी ले लो, वुमेन एम्पावरमेंट, उस पर काम किया है। SC STs की एक अलग कम्युनिटी हो सकती है, पीछे ट्रांसजेंडर्स के लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस आए थे, तो वो सब कल्याण समिति में जाता है। रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ आर, सदन समिति ये भी है कि सदनों के जो टू डे वर्किंग आवर्स है या उनकी जितनी भी प्रोसीडिंग्स है उनसे रिलेटेड अगर थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं तो वो सदन समितियों में होंगे। सर्विस कमेटी रिलेटेड होती है कि जितने भी संसद के नेता हैं, जिनको हम सांसद बोलते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड उनको क्या क्या सर्विस दी जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उनको हाउस की, उनके अलाउंसेस, उनकी सैलरी, तो वहां से रिलेटेड सर्विस कमेटीज में आएंगे। अब इन सब पांचों की छह कमेटीज का आपको पता है कि किसका क्या क्या काम है। हम डिटेल में सिर्फ उनको पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो है फाइनेंशियल कमेटीज। फाइनेंशियल कमेटीज या वित्तीय समितियां क्या होती हैं, तीन तरह की होती हैं। एस्टीमेट कमेटी यानी कि प्राकलन समिति, ये हमने पहले पढ़ा है, आर्टिकल 113 में हमने पढ़ा था कि कोई भी बजट जब पास होगा उससे पहले उसका प्राकलन यानी कि एस्टीमेट होगा कि इतना इतना खर्चा होगा और हमारी गवर्नमेंट को इतना इतना खर्चा चाहिए है। ठीक है, तो वो प्राकलन समिति डिसाइड करेगी कि कितना, किसी भी पुल को बनाने के लिए उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, उसके लिए कमेटी बनेगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी कमेटी ये होती है प्राकलन। वैसे तो फाइनेंशियल में एस्टिमेट कमेटी, लोकसभा के इसमें 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते। राज्यसभा के क्यों नहीं होते, इसका भी रीजन है हमारे पास, कि राज्यसभा के सदस्यों का बजट में कोई काम नहीं है। ठीक है, हमें पढ़ा भी था कि 14 दिन तक वो रोक भी नहीं, 14 दिन तक ही उनके पास होगा, अदरवाइज वो अपने आप अप्रूव हो जाएगा। तो समिति का गठन हुआ 1950 में, कार्यकाल 1 साल का, सबका ही यही रहेगा। और गठन कौन करता है इसका, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, इसके बाद पैक आती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो होती है लोक लेखा समिति, जितना भी काम बजट पे हुआ उसकी जांच करेंगे। देखो, सरकार ने जितना काम किया उसकी जांच करेगा कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब कैग की रिपोर्ट को भी कोई जांच करेगा, हो सकता है कि सरकार और कैग दोनों मिलकर घोटाला कर ले, तो फिर अब ये एक और कमेटी
फॉर्मेट की है, जिसको पीएसी बोलते हैं, पैक बोलते हैं। इसका जो नेता होता है वो विपक्ष का नेता होता है, जो इसका अध्यक्ष होता है समिति का, सो दैट आपको ट्रांसपेरेंसी रहे, कोई घोटाले होने के चांसेस ना रहे। ठीक है, तो कैग बेसिकली काम क्या होता है, कैग की जो रिपोर्ट आएगी उसकी जांच करना। और कैग की रिपोर्ट क्या आती है, कैग को भी हम आगे आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। जो कैग की रिपोर्ट आती है, कैग रिपोर्ट देता है जो काम सरकार ने किए हैं उन पर। लोकसभा के इसमें 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7, तो टोटल 22 सदस्य यहाँ पर होते हैं। पहली बार इस समिति का गठन किया गया था 1921 में। उसके बाद आते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, लोक उपक्रम समिति। अंडरटेकिंग्स कंपनीज होती हैं, जितनी भी कंपनीज है उनकी जांच पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी करेगी। सेम एज पैक, काम यही जांच करना होता है। ठीक है, तो इन दोनों, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि ट्विन सिस्टर किन दो कमेटीज को ट्विन सिस्टर बोला जाता है? इन दोनों को, पैक और एस्टीमेट कमेटीज को ट्विन सिस्टर बोला जाता है। दोनों एक तरह से एक दूसरे के साथ ही काम करती है। उसके बाद डिपार्टमेंटल कमेटीज हमने पढ़ लिया था। एक बार देख लेते हैं कि नियम समिति ने 1989 में 3 विभागीय समितियों का गठन किया था, जो आज 24 हो गई हैं, जिसमें 16 लोकसभा और 8 राज्यसभा के सभापति से गठित होती हैं। कार्यकाल वही 1 साल। टोटल इसके सदस्य 31 होते हैं, 31 होते हैं, जिसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10। तो ये अब आती है जांच समितियां, इंक्वायरी कमेटीज कौन कौन सी होती है। एक तो पिटीशन कमेटी होती है, याचिका समिति, जो आम जनता की शिकायतों को दूर करने का काम करती है। इसके अलावा कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस होती है, जिस जो विशेषाधिकार समितियां होती हैं। ये संसद और सांसद, जो संसद के सदस्य होते हैं उनको सांसद बोलते हैं, उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा का ध्यान रखती है। उसके बाद एथिक्स कमेटी होती है, आचरण समिति, जो दुर्व्यवहारों के मामलों की जांच करती है कि कोई भी संसद में कोड ऑफ कंडक्ट करवाती है। उसके बाद आती है टेम्पररी कमेटीज या एडॉक कमेटीज। इनमें 2 होती हैं, एक तो एडवाइजरी कमेटी, प्रवर समिति बोलते हैं, ये जॉइंटली भी वर्क कर सकती हैं, और एक इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकती है। जॉइंटली इंडिपेंडेंटली मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि लोकसभा से 30 मेंबर्स और राज्यसभा से 30 मेंबर, टोटल 60 मेंबर्स। लेकिन अगर वो जॉइंटली वर्क कर रही हैं तो लोकसभा से 30 और राज्यसभा से 15, तो टोटल 45 मेंबर्स। मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लोकसभा से 30 होते हैं और राज्यसभा से भी 30 होते हैं। अगर ये जॉइंटली आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं तो 60, लेकिन अगर दोनों साथ में आ रहे हैं तो 30 यहाँ से लेंगे और 15 यहाँ से लेंगे, तो टोटल हो जाएंगे 45। ठीक है, अब ये जो दूसरी किसी विशिष्ट मामले की जांच संबंधी होती हैं, या कोई स्कैम अगर हो गया है तो उसके घोटाले से रिलेटेड होती है, ये वाला जो प्रोविजन है ये दोनों में जाता है। जो भी आपके मेंबर्स होंगे इसके, ये दोनों के लिए है। चाहे प्रवर समिति हो, वो जॉइंटली भी हो सकती है, चाहे ये टेम्परेरी वाली है, ये भी जॉइंटली हो सकती है। ठीक है, तो आगे के सेक्शन, आगे के आर्टिकल है आर्टिकल 119, बात कर रहा है वित्तीय वित्त संबंधी प्रावधान, प्रोविजंस रिलेटेड टू फाइनेंस, आर्टिकल 119 में है। एक और टर्म यूज होती है गिलोटिन। गिलोटिन क्या होता है, जब कोई भी चर्चा की जाती है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी बजट पे, या किसी भी और स्कीम प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उसमें पहले उसको प्रस्तुत करो, फिर उस पर डिस्कशन करो, फिर उसके ऊपर वोटिंग आती है, तो डिस्कशन में टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है। तो लोकसभा के पास ना इतना टाइम नहीं होता है अध्यक्ष के पास कि वो हर बात पे विपक्ष से का बात सुनिए, जितनी भी इनकी डिस्कशन बहस होती है वो कर पाए। तो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट वोटिंग करा देते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम है इससे, तो आप डायरेक्ट वोटिंग में इसको पास मत होने दो। ठीक है, तो ये एक टर्म यूज होती है गिलोटिन पार्लियामेंट में ही। उसके बाद आर्टिकल 120 में लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, इधर इंग्लिश और हिंदी आप यूज कर सकते हो, ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई रीजनल लैंग्वेज आपको यूज करनी है तो उसके लिए आपको लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ेगी और राज्यसभा में सभापति से अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आता है कि आर्टिकल 121 बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी उनकी जजेस की ड्यूटीज है उनके बारे में बात नहीं कर सकती, वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो टाइम पे नहीं आ रहे हैं, वो जो भी है उनकी ड्यूटीज पे सवाल नहीं कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ उन दोनों को अलग किया गया है। सिमिलरली दूसरे आर्टिकल में इसका ऑपोजिट है। अब अगर संसद रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है जजेस को, तो जजेस भी नहीं इंटरफेयर कर सकते पार्लियामेंट में। तो सेम, न्यायालय संसद में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन दोनों को अपने अपने राइट्स हैं, अलग तरीके से इनको पावर है कि अगर पार्लियामेंट गलत तरीके से कोई रूल बना रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं।
और अगर जजेस कोई गलत फैसला दे रहे हैं तो पार्लियामेंट मिलकर उन पर इम्पीचमेंट लगा सकती है। ठीक, तो ये सेशन यही कंप्लीट हो गया है। आगे की वीडियोस मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू।